स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। इंजीनियर की इमेजिनेशन पर आप लोग का स्वागत है। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और लेकर के हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए फिजिक्स का एक नया और एक अच्छा टॉपिक। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशन मोशन इन 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन का ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का इंट्रोडक्शन हम लोग कर चुके हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोग को अब समझना है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में किन किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे और कितना आसानी से हम लोग टैकल कर पाएंगे। इस चीज़ के लिए हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास एक हाइट होगा। मान लो हमने कह दिया किसी बिल्डिंग पर हम खड़े हैं, किसी बिल्डिंग की छत से हम लोग, मान लो कोई बिल्डिंग है यहाँ पर, इसका हाइट जो है हमने दिया है h हाइट दिया हुआ है और एक पत्थर को हम लोग को या किसी पार्टिकल को, एक बॉडी को हम लोग को हॉरिजॉन्टली u वेलोसिटी से ड्रॉप करना है। ये ग्राउंड है। अब हमने कहा कि अगर मान लो ग्राउंड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं होता तो इसको कोई रोकने वाला नहीं होता, ये सीधे चलता चला जाता, क्योंकि x डायरेक्शन में ना रिटार्डेशन है और नहीं एक्सेलरेशन है। हवा को भी हम लोग मानते नहीं, हवा को तो हम लोग नेग्लेक्ट मानते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम स्पेस में होते और पार्टिकल को इसे फेंक देते तो सीधा चलता चला जाता, वो प्रोजेक्टाइल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो इसको नीचे लाएगा। हमने कहा कि नीचे लाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग जानते हैं कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वो हर जगह सेम होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी जो होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो रिमेन्स कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर चेंज नहीं होगा तो चेंज कौन सा वेलोसिटी होगा, यहाँ पर uy अगर हम लोग कहें uy 0 है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, यहाँ पे कुछ और होगा, यहाँ पे होगा। यानी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग कहें कि vy, यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा, ये vu होगा, vx होगा। Vx बराबर ही होगा फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना होता है, पहला तो ये कि ये कितनी डिस्टेंस पर जाकर के गिरेगा, रेंज, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगेगा। और उसके बाद हम लोग उससे पहले ये फाइंड आउट करना होता है कि इस ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा। तो ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में इक्वेशन कितना होगा, ये हम लोग को जानकारी रखनी होती है। तो मान लो हम लोगों ने जब इसको इनिशिएट किया तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ux इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन u है और ax क्या है बेटा, 0। हमने कहा कि uy कितना है, uy हमारे पास 0 है और ay जो है हमारे पास g है। सर माइनस जी लेते हैं ना, हमने कहा कि अगर माइनस जी लिया जाएगा बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन h को जो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में है तो हमने माइनस वाले डायरेक्शन को, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है। अगर हम लोग माइनस जी रखेंगे तो h को भी हमें क्या रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा। यानी हम लोग कहें कि एस वाई अगर डिस्प्लेसमेंट टोटल की अगर बात किया जाए तो h है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि अगर एट टाइम t आफ्टर थ्रोइंग पार्टिकल, अगर हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को फायर कर दिया है, उसके t समय बाद मान लो ये पार्टिकल हमारे पास यहाँ पर पहुंचा, इस P पॉइंट पर पहुंचा, तो इस P पॉइंट पर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो चला है वो x चला और वर्टिकल जो डिस्टेंस चला है वो y चला। तो हम लोग ये कहें कि इक्वेशन निकालें एट टाइम t, आफ्टर टाइम t लिखो, आफ्टर टाइम t फ्रॉम प्रोजेक्शन। हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल स्पीड दिया है, तो ये बताइए हम लोग ये लिख सकते हैं ना, पोजीशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ kt स्क्वायर। तो हम लोग कहें फॉर x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, sx इक्वल्स टू x हो जाएगा, ux इक्वल्स टू u हो जाएगा और ax इक्वल्स टू 0। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम लोग इनकी वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो यहाँ पर x इक्वल्स टू u इंटू t आ जाएगा, क्योंकि ax की वैल्यू 0 है, इक्वेशन नंबर 1।
हमने कहा कि ठीक है सर, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या नहीं। s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, या हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अगर हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो वेलोसिटी इनटू टाइम अगर कर देते तब भी आ जाता, जो कि एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है x डायरेक्शन में। लेकिन हमने कहा कि फॉर y डायरेक्शन, फॉर y डायरेक्शन, y डायरेक्शन के लिए हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो sy इक्वल्स टू h हो जाएगा, ay इक्वल्स टू g हो जाएगा, और हमारे पास देखो भाई uy इक्वल्स टू 0 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया, sy इक्वल्स टू सॉरी h नहीं, यहाँ पर y के लिए लिखना है ना, हमने t टाइम पर कहा, तो t टाइम पर केवल y है, तो हम लोग लिखेंगे y इक्वल्स टू ax 0 हो जाएगा प्लस हाफ gt स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम लोगों के पास दो इक्वेशन है और हमारे पास x और t में और y और t में रिलेशन है, लेकिन इक्वेशन निकालने के लिए हमें y और x में रिलेशन चाहिए होगा। इसमें चाहिए होगा y और x में, तो मेरे प्यारे बच्चों y और x में चाहिए होगा, तो हमने कहा कि t की वैल्यू यहाँ से निकाल करके हम लोग इसमें रख देते हैं, पुट कर देते हैं, तो हमने कहा कि फ्रॉम 1 से हम लोग कहेंगे t इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन u, देन फ्रॉम 2 हमने कह दिया कि y इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर, t स्क्वायर का मतलब x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन, मतलब हम लोग हैं ट्रेजेक्टरी ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, ट्रेजेक्टरी जो आएगा इसका पाथ। अब देखो इसमें x का स्क्वायर है और y का पावर 1 है, तो ये कैसा इक्वेशन होगा, पैराबोलिक, यानी इसका पाथ जो होता है वो कैसा होगा, चाहे हम लोग ऑब्लिक प्रोजेक्शन की बात करें चाहे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करें, हॉरिजॉन्टल भी अगर जाएगा तो किस पाथ से जा रहा है सर, पैराबोलिक पाथ से जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को समझिए कि अगर हमें ट्रेजेक्टरी अगर निकालना है, हॉरिजॉन्टल मोशन वर्टिकल मोशन हमें देखना है, हमें s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाना है, v इक्वल्स टू u प्लस at लगाना है। अभी हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट अगर देखेंगे कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगा, हमने आगे ठीक है सर, हम लोग इस चीज को कंसीडर कर सकते हैं। तो देखिए आप लोगों ने इस इक्वेशन को देख लिया, जिसको डाउट होगा वो तुरंत बताएगा। मैं अब हम लोग कहते हैं अब इस पे निकालें कि इसको नीचे आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। अरे तो नीचे आ किसकी वजह से रहा, जल्दी बताइए। हमने कहा कि देखो नीचे जो लाने वाला है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी नहीं होता तो वो नीचे नहीं आता। अब नीचे आ रहा है तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन में हमें देखना होगा, तो हमने कह दिया कि अगर इसका इक्वेशन हम लोग यहाँ पर रहने देते हैं, चलो ठीक है, इक्वेशन का वैसे हम लोगों को काम नहीं लगेगा, लेकिन हम लोग इक्वेशन यहाँ पे रहने देते हैं। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, अगर हमने कहा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, तो हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किसके लिए, v इक्वल्स टू u प्लस at से नहीं हम लोग करेंगे, हम लोग पास फाइनल वेलोसिटी नहीं मालूम है, इनफैक्ट फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग निकाल सकते हैं। हमने कहा कि s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इसको y डायरेक्शन में हम लोग ले लें। हमने कहा कि ठीक है सर, y डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो अब कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया y डायरेक्शन में, h है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिखा हुआ है इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन मैंने लिख रखा है, ये कितना है, 0 है। अब हमने कहा कि ठीक है प्लस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ गया वो 2h अपॉन g का अंडर रूट। अच्छा सर, अगर इसी पार्टिकल को अगर एक जैसे इसको फायर किए हैं 50 मीटर पर सेकेंड से, उसी वक्त एक नीचे हमने पार्टिकल छोड़ दिया, तो वो भी h हाइट ही आएगा, उसका भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h है, और वो ऐसे अगर गया तब भी हमारे पास वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट h ही है। तो दोनों ये इनिशियल स्पीड पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो चाहे इसको ड्रॉप करो, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 50 की स्पीड से फेंको, 500 की स्पीड से फेंको, दोनों एक ही टाइम पर नीचे आएंगे। माने बंदूक से ऐसे गोली एकदम सीधे फायर करो और उसी वक्त एक पत्थर छोड़ दो नीचे, तो दोनों पृथ्वी पर सेम समय में पहुंचेंगे, बस बंदूक थोड़ा, गोली जो है बंदूक की गोली वो थोड़ी दूर जाकर के गिरेगी, क्योंकि उसके पास हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा, E does not depends upon mass
मास भी नहीं है। माने 5 केजी को अगर 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं और 15 केजी को भी 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो दोनों को आने में सेम टाइम लगेगा। वह इनिशियल स्पीड और मास पर डिपेंड नहीं करता है। अरे वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन हो गया ना, कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब हम लोग यहाँ पर कितना भी मास दे दो, अगर स्पीड है तो उतने ही टाइम में आएगा, और उसी समय अगर एक पत्थर को ड्रॉप कर दिया जाए डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो भी हमारे पास उतने ही एक्सेलरेशन, मतलब उतने ही टाइम में आ जाएगा। टाइम का हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमने कहा कि देखिए सर, अब बताइए हमको कि सर ये रेंज कितना होगा। ये फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए इसको। टाइम ऑफ फ्लाइट आपने नोट किया। रेंज की अगर बात करें कि ये कितनी दूर जा करके गिरेगा, तो जा करके किसकी वजह से गिर रहा है भाई, हमने कहते हैं कि यहाँ पर टी लिख लो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g है। फॉर्मूला इधर हमने साइड में लिख दिया है। आई थिंक साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को, साइड में हाँ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छी बात। अब हमने कहा कि चलो अब हम लोग कहेंगे रेंज की बात कर दिया जाए। रेंज, अगर रेंज हमें निकालना होगा तो रेंज कितना आएगा। हमने कहा कि रेंज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से चल रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि s = ut + ½ at² ही अप्लाई करेंगे। तो x डायरेक्शन में कर दो, हमने कहते हैं कि x डायरेक्शन में कर दिया। x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, तो ये x डायरेक्शन में sx यहाँ पर कितना है r के बराबर, और u कितना है, u है, और t कितना है √2h/g। तो मेरे प्यारे बच्चों रेंज का जो फॉर्मूला आ गया u √2h/g। क्वेश्चन, मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोग इस बात को टाइप जरूर करके बताइएगा। आप लोग जब वीडियो देखेंगे इसको आप क्वेश्चन, हमने कहा कि एक 5 केजी के पत्थर को हम हॉरिजॉन्टली 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, और एक 1 केजी के पत्थर को 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हैं, तो किसका रेंज ज्यादा होगा। सो रेंज मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करता है। टाइम इनिशियल स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड पर डिपेंड नहीं करता और मास पर भी डिपेंड नहीं करता। रेंज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करता है प्लस मास पर डिपेंड नहीं करता। तो दोनों मास अलग अलग रेंज पर जाएंगे कि सेम रेंज पर जाएंगे, ये आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो ये रेंज हो गया, यानी हम लोग रेंज का भी फॉर्मूला निकाल लिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ r = u √2h/g हो गया। ठीक है सर, अब क्या निकालना है, हमने कहा कि वेलोसिटी निकालेंगे। हमने कहा कि अगर वेलोसिटी निकालना होगा बच्चा, तो वेलोसिटी देखो, हमने कहा कि वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं सर, vx, हमने कहते हैं कि वेलोसिटी एट ग्राउंड जस्ट बिफोर स्ट्राइक, मतलब टकराने से जस्ट पहले, जस्ट बिफोर स्ट्राइक की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, vx को u ही होगा तो भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन vy = क्या होगा, हमने कहते हैं कि uy + ay × t। तो vy = कितना हो गया भैया, ये तो 0 है, ay कितना है, g है, और t कितना है √2h/g। इसको अंदर ले जाते हैं कि vy = कितना हो गया बच्चा लोग, हम लोग कहेंगे √2gh। वेलोसिटी जो होगा वो 2gh होगा, वर्टिकल वेलोसिटी। वेरी गुड। अब वर्टिकल वेलोसिटी 2gh हो गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इतना दिया हुआ है, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी = √vx² + vy²। तो हम लोग कहेंगे वेलोसिटी कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे बच्चों। इंजीनियर की इमेजिनेशन के बगल में लिख देते हैं, यहाँ पर तो ये चीज समझ में आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा देता। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी कितना आ गया, वेलोसिटी v = आ गया है √u² + 2gh। ये g अंदर गया तो g² हुआ, यहाँ पर ऐसे भी लिख लेना थोड़ा, कुछ बच्चे इसमें कहेंगे 2g²h/g। देखो बच्चों, जब g अंदर जाता है अंडर रूट के तो वो स्क्वायर के साथ जाता है, और बाहर आता है तो स्क्वायर हट जाता है। तो एक g से एक g कट गया, तो इसलिए √2gh आया है। ये जिसको नहीं समझ में आया है वो पूछेगा, और समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं, उससे अच्छी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती।
यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी इतना है। सर वेक्टर फॉर्मेट में अगर पूछ लिया तो, और ये बताइए सर अगर वेक्टर फॉर्मेट में किसी t टाइम पर वेलोसिटी पूछ लिया तो क्या करेंगे? हमने कहा कि t टाइम पर वेलोसिटी पूछ लेगा तो हमने कहा कि देखो भाई t टाइम पर अगर वेलोसिटी पूछ लेगा यानी v एट पर्टिकुलर टाइम t, तो हम लोग ये कहें कि पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी यानी v, हम लोग है v के इसके पास दो कंपोनेंट होंगे, एक x कंपोनेंट होगा यानी v x i प्लस v y j का। हमने कह दिया कि v इक्वल्स टू वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो इसको वेक्टर लिख लेते हैं। vx इक्वल्स टू हमेशा u होगा i प्लस vy इक्वल्स टू a uy 0 है तो uy 0 है तो हम लोग लिख सकते हैं ना uy प्लस ayt इनटू j कैट। सर ये क्या है? हमने कहा कि देखो भाई बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ, ui प्लस uy 0 है, ayg है तो gt इंटू g। ये हमारे पास ये चीजें, ये एट टाइम किसी पर्टिकुलर टाइम t पर अगर हमसे पूछ लिया कि नेट वेलोसिटी क्या होगा और यहाँ से स्क्वायर करना हो यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर। वही बात है, कहीं से भी अलग नहीं है। हम लोग वैल्यू रखेंगे, अगर यहाँ पर निकालना होगा तो हम रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेक्टर के फॉर्मेट में वेलोसिटी भी निकालिए, ये बहुत जरूरी है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक का अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछ ले कि नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है तो कैसे निकालेंगे? हमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला दो तो हमें मिल जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होगा तो ये लेंथ होगा, बात समझिए। यहाँ से यहाँ तक का हमें ये देखना पड़ेगा, ये यहाँ से यहाँ तक का अगर स्ट्रेट लाइन अगर निकाल लेंगे तो क्या होगा हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा चलो ये जो है डिस्प्लेसमेंट निकाल ही लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट का अगर फॉर्मूला देखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? हमने कहा कि देखिए सर यहाँ से एकदम ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे ही मिला दिया जाए तो h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी हमने कहा कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट की अगर बात किया जाए डिस्प्लेसमेंट d इक्वल्स टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h हाइट है तो h स्क्वायर तो h ही रहेगा, h स्क्वायर। r का वैल्यू हम लोग जानते हैं u स्क्वायर 2h अपॉन g, ये d हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। फाइनल डिस्प्लेसमेंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछेगा तो मान लो जैसे अगर पर्टिकुलर पॉइंट पर पूछा है तो ये x और y का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या करेगा, ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इसमें इतने ही पॉइंट्स बनेंगे। इसके अलावा जो भी अगर पूछेगा हम लोग इन फॉर्मूलों की सहायता से इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमसे क्वेश्चन अब क्या बोलेगा, छत पे है तो हम हॉरिजॉन्टल ना फेंक करके छत पे ऐसे वर्टिकल फेंक दिए तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि चलो भाई देख लेते हैं हम लोग। हमने कहा कि देखिए सर अगर हमसे ये पूछ लिया कि अगर एक छत हमें बिल्डिंग जो बनाया है वो बिल्डिंग पे खड़े होकर के ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन कर दिया। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब हॉरिजॉन्टल ना फेंक करके कुछ एंगल पर फेंकेगा। तो हमने कहा कि भैया एंगल तो देगा ना? हाँ सर एंगल देगा, बिना एंगल के काम थोड़ी होगा। हमने कहा कि देख ऑब्लिक प्लस ऑब्लिक में अगर हम लोग ये कहें कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्लिक और प्लस हॉरिजॉन्टल का मिक्सचर कैसे होगा सर? हमने कहा कि दिस इज बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और यहाँ से जो पार्टिकल फेंका गया कुछ u वेलोसिटी पे एंगल थीटा, तो ये यहाँ पर आकर के गिरेगा ऐसे। ये पैराबोलिक पाथ ही जाएगा, पाथ तो पैराबोलिक ही है तो स्पेस की वजह से हमने थोड़ा सा उसको कर दिया। ये हाइट हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में h ही होगा। ये एंगल थीटा हमें दिया होगा, u दिया होगा। तो हमसे ये पूछता है कि इसका हाइट कितना होगा, मैक्सिमम हाइट बताइए।
तो मैक्सिमम हाइट कभी कभी ग्राउंड से पूछ लेगा, तो ये अगर h निकाल लेंगे हम तो उसमें स्मॉल h जोड़ दूंगा तो हमें मैक्सिमम टोटल हाइट मिल जाएगा। तो कभी कभी तो छत से ही पूछ लेगा कि हाइट कितनी होगी, और पूछेगा कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में समय कितना लगेगा, और फिर पूछ लेगा, कहेगा कि वेलोसिटी भी बता दीजिए। हमने कहा सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को अगर ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो सर हम लोग जानते हैं कि अब ये स्पीड एक डायरेक्शन में नहीं रहा, ये इंक्लाइंडेड हो गया, और जहां इंक्लाइंडेड हुआ उसको हम लोग तोड़ देंगे दो पार्ट में, और दो पार्ट में ऐसे तोड़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना होने का मतलब हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, यानी हम x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट ले सकते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भैया, x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना होगा, हमने कह दिया कि u cos थीटा, ये ux हो गया, ठीक सर, और ये क्या हो गया u sin थीटा, ये हो गया हमारे पास u y डायरेक्शन, ये खत्म हो गया। अब हम लोग कहेंगे देखिए सर, अगर हमें हाइट निकालना होगा तो हमें पहले टाइम चाहिए, तो क्या सर हम लोग स्मॉल t वाला जो टाइम था वो फॉर्मूला लगा सकते हैं? हमने बिल्कुल लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक जाने का और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम तो सेम होगा, तो ये स्मॉल टाइम t कैसे लगाएंगे, ये ऊपर क्यों जा रहा है, इस वेलोसिटी की वजह से। एक्सीलरेशन हमारे पास -g अब रखेंगे, क्यों, अभी पहले आप +g रख दिए थे, हमने कहा कि इसको हमने +h रखा था तो +g रख दिए, लेकिन अब हमारे पास वेलोसिटी आ गया u डायरेक्शन, मतलब y डायरेक्शन में भी वेलोसिटी आ गया। अब नाइंसाफी नहीं हो रही है, अब इंसाफ हो रहा है। अरे सर नाइंसाफी और इंसाफ का क्या बात है, बस वो तो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, इसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत। अब हमने कहा कि देखो x डायरेक्शन में अभी भी ax 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई, यानी u cos थीटा अब कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। हमने कहा कि ठीक है सर, यहां से यहां तक का टाइम, यानी टाइम अप टू मैक्सिमम हाइट, यानी हमने कहा कि टाइम अप टू मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के लिए अगर टाइम निकालना होगा तो हम लोग लिखाएंगे v = u + at। देखो भाई, वर्टिकल कंपोनेंट जब 0 हो जाएगा तभी वहां से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। देखो किसी भी पार्टिकल को तुम ऊपर फेंकोगे ना तो वो लॉट जहां से रहा है जस्ट वहां पर हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0। हाँ सर, ये बात तो सही है, ये हम लोग जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं। मैंने आप लोगों को बताया है, जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें, उनका एकदम इंट्रोडक्टरी, एकदम बेसिक से मोशन इन 1 डायमेंशन, एकदम बेसिक से मैंने बताया है मोशन इन 2 डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी, वेक्टर, रिलेटिव वेलोसिटी का अभी 2 डायमेंशनल एडवांस और जेई मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं उन क्वेश्चंस का भी कलेक्शन मैं लेकर के आऊंगा और उसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन समझना हम लोग को जरूरी है। आइए अब हम लोग समझें, हमने कहा कि भैया हम वी वाई एट, अगर हम लोग कहेंगे वी वाई डायरेक्शन में लगाएंगे एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट वी वाई इक्वल्स टू 0। इस बात से सहमत है ना? हाँ सर, इसमें क्या दिक्कत है, पहले बता चुके, तो हमने 0 लिख दिया। वी वाई, यू वाई कितना, u sin थीटा और -g into t, तो t इक्वल्स टू आ गया u sin थीटा अपॉन g। सर ये तो पहले वाला हमने कहा ही था कि पहले वाला आएगा, लेकिन हमें मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए इसकी जरूरत थी। हमने आगे ठीक है सर, मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमने ये वाला टाइम निकाल लिया। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने कहा कि ठीक है ये वाला जो टाइम है इसके बेसिस पर अगर हम लोग हाइट अगर निकालें, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए थोड़ा सा डेरिवेशन जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग ऊपर इसको मिटा देते हैं। हम लोग को ये याद है u sin थीटा अपॉन g होता है, तो हम लोग h की बात करने के लिए हम लोग लगाएंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at² y डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। कहां से कहां तक, मतलब हमने कह दिया कि इसका नाम दे दो a से b तक। कहां से? फ्रॉम a टू b। a कहा है भैया जहां से स्टार्ट हुआ है, b कहा है हाईएस्ट पॉइंट। पहले भी नाम दे देना चाहिए था सर, हमने कहा चलो ठीक है नाम जरूरी है। हमने कह दिया कि देखो भैया एस वाई जो होगा वो h के बराबर हो गया, u y जो हो गया u sin थीटा के बराबर हो गया,
और ए वाई जो हो गया हमारे पास माइनस जी के बराबर। और हमने कहा कि टाइम भी हमें मालूम है, टाइम टी इक्वल टू कितना है, यू साइन थीटा अपॉन में जी। सर इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो पहले वाला ही हाइट का फॉर्मूला आ गया। हमने कहा कि हाँ यार देखो h इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी की वैल्यू रख दो यू साइन थीटा अपॉन में जी माइनस हाफ जी यू स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको देखो जी से एक जी कट जाएगा, ये पूरा हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2 यानी h इक्वल टू आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब इसमें कोई चेंज नहीं, ये हाइट हमें मिल जाएगा उतना ही h के बराबर। अब हम लोग कहेंगे सर पहले बताइए इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा। हमने कहा कि टाइम ऑफ फ्लाइट अगर इसका निकालना होगा तो हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है, कितना मालूम है डिस्प्लेसमेंट, माइनस h। क्यों माइनस, क्योंकि इस बार हम ऊपर को पॉजिटिव माना हो। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग निकालें कि हमने कहा कि ए बी ये सी और ये डी यानी ए से डी तक जाने का टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। हम लोग कहेंगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर। हमने कहा कि देखो भैया लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, total time of flight from A to D, from A to D, from A to D। अब बताओ हम लोग कहते हैं कि U हमारे पास U Y डायरेक्शन की वजह से नीचे आ रहा है, Y डायरेक्शन की वजह से, तो U Y इक्वल टू कितना हो जाएगा U साइन थीटा, A Y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस जी, एस वाई इक्वल टू कितना होगा h नहीं माइनस h, और हमें टाइम t निकालना है तो एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस प्लस 1/2 जी ए टी स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू रखें तो बताइए भैया ये वैल्यू कितना है माइनस h, यू वाई कितना है हमारे पास यू साइन थीटा इंटू में t प्लस ये हो जाएगा हमारे पास प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना 1/2 जी इंटू टी स्क्वायर। अब बताओ ये t में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, 2 का गुणा कर दो यानी जी टी स्क्वायर, इसको इधर भी ले आए हैं माइनस यू साइन 2u साइन थीटा इंटू टी और माइनस h इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोग टाइम t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे सर, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं बिना एग्जांपल का, और फिर रेंज निकालना होगा तो रेंज कैसे निकालेंगे हम लोग। हमने कहा कि ये जो रेंज होगा u cos थीटा इनटू जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आया है, हमने मान लिया कि जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है इसको हम लोग कैपिटल T लिख लेते हैं, कैपिटल T लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा कैपिटल T। तो हमने कह दिया कि कैपिटल T से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा रेंज। क्वेश्चन करते हैं तब मजा आएगा, बिना क्वेश्चन के ये मजा नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को समझिए, ये पूरा आ रहा है वीडियो, हाँ बिल्कुल पूरा वीडियो आ रहा है। हमने कहा कि देखो भाई हम लोगों को एक क्वेश्चन लेकर के चलना है। क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पर। क्वेश्चन के साथ साथ अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बाकी तो सब चल ही रहा है जैसे है। अब देखिए एक छत पे हम लोग ना किसी एंगल पर किसी पत्थर को फेंकेंगे और उसके लिए सभी चीज जितना हम लोग ना मैक्सिमम से मैक्सिमम कैलकुलेट कर सकते हैं वो चीजें कैलकुलेट करते हैं। तो हमने कहा कि क्वेश्चन एक क्या है सर, क्वेश्चन ये है, ये देखिए भाई क्वेश्चन अगर हम लोग ये कहेंगे देखो भाई एक हमारे पास बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग की ऊंचाई हमें दी हुई है और यहां से एक पत्थर को हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फेंक रहे हैं। इसका जो है हमारे पास ये 11 मीटर है, 11 मीटर,
और स्पीड हमारे पास जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड का दिया है। कितने मीटर पर सेकेंड का दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड का। और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो दिया है वो 37 डिग्री दिया है। तो ये कहीं पाथ ऐसे पार्टिकल आएगा। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है भाई? बिल्डिंग की हाइट दी है 11 मीटर। स्पीड कितना दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। और एंगल कितना दिया है? 37 डिग्री। सर 37 क्यों दिया है? हमने आगे देखो 37 का हम लोग वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ये अगर 90 डिग्री है और अगर ये 37 है तो ये 3 होगा और ये 4 होगा और ये क्या होगा? 5। तो हम लोग यहाँ से पहले ही वैल्यू लिख लेते हैं। cos 37 इक्वल्स टू हो जाएगा 4/5 और sin 37 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5। ये वैल्यूज हम लोगों को जनरली याद होना चाहिए और याद रहता है सभी लोगों को। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग कहें स्पीड आफ्टर 2 सेकेंड, हमने कहा कि 2 सेकेंड हमें बताना है। 2 सेकेंड के बाद हमें स्पीड कितना होगा? तो हमने कहा कि ठीक सर, हमें उसे कोई लेना देना नहीं, इसका यू बताइए। हमने कह दिया कि ये हो जाएगा 10 cos 37, ये ux है और ये क्या है? uy है, ये हो जाएगा 10 sin 37। ये खत्म। अब बताओ ux कितना है? हमने कह दिया कि सर ux हो जाएगा cos 37 का वैल्यू 4/5 5 यानी 8 मीटर पर सेकेंड और uy कितना हो जाएगा? uy हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ये डेटा हम लोग के पास है। अब हमने कहा कि देखिए एट द टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t, वेलोसिटी एट टाइम t वेक्टर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हमारे पास हो जाएगा वेलोसिटी इन x डायरेक्शन प्लस वेलोसिटी इन y डायरेक्शन j है। हमने कहा कि देखो भाई वेलोसिटी अगर लिखना है तो ये तो कितना है? u cos थीटा यानी हमारे पास ux के बराबर ही है i कैप। सर ux कैसे लिख दिया? हमने कहा कि ये चेंज नहीं होता, एक्सीलरेशन नहीं है। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? uy प्लस ay इंटू t j का। हमने कहा कि ठीक है सर। हमने कहा कि अब बताइए सर इसमें वैल्यू पुट कर दो यार। v वेक्टर इज इक्वल्स टू u कितना है? u है 8 i कैप प्लस v कितना है हमारे पास? v 0 0 नहीं है, ui हमारे पास कितना है? 6 मीटर माइनस 10 इंटू हमारे पास t इंटू g का वैल्यू हम लोगों ने 10 रखा है। g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताइए v एट t इक्वल्स टू 2 पर कितना होगा? 8i प्लस 6 माइनस 10 इंटू 2, 10 इंटू 2 इंटू j। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 8i माइनस में 20 और 20 में से 6 चला जाएगा तो 14 यानी 14j। यानी हमारे पास v एट t इक्वल्स टू 2 पर वेक्टर फॉर्मेट में तो स्पीड अगर निकालना है तो t इक्वल्स टू 2 पर इसका वेक्टर का मॉड ले लिया जाएगा तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ये माइनस ऐसे लगा करके ऐसे हम स्क्वायर करेंगे, ये सिर्फ प्लस। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर? अंडर रूट 8 का स्क्वायर यानी हम लोग इसमें से ऐसे बाहर ले सकते हैं, 2 बाहर ले सकते हैं, ये हो जाएगा 16 प्लस 49। तो 16 प्लस 49 को अगर हम लोग ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा भैया बताइए? 2 अंडर रूट 9 5, ये 5 हो गया, 4 1 5 1 6 यानी 65। 2 अंडर रूट 5, 2 अंडर रूट 5, ये 2 अंडर रूट 5 इतना वैल्यू आ जाएगा वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अच्छा क्वेश्चन है ना सर। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए सर टोटल। छोड़िए इस सब बात को, अपने यहाँ आओ टाइम ऑफ फ्लाइट देखते हैं कि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल, हमने कहा कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, इसको कैलकुलेट करते हैं। तो हमने दूसरा क्वेश्चन क्या हम लिखेंगे भैया? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है
ये हवा में सिर्फ इसलिए रह रहा है, हवा से नीचे सिर्फ इसलिए आ रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से अगर आ रहा है तो हम लोग को ये देखना हो मेरे प्यारे बच्चों कि बी पार्ट है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी निकालना हो तो कितना होगा। हमने कहा कि देखिए सर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें वर्टिकल डायरेक्शन में तो -11 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनिशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी है और उसको हम पॉजिटिव लिए, तो डाउनवर्ड अगर जाएगा तो नेगेटिव होगा। तो हमने कहा कि देखो भाई हम लोग कहेंगे एस वाई इक्वल्स टू -11, यू वाई इक्वल्स टू यू वाई हम लोग लिख चुके हैं 6 मीटर पर सेकेंड, तो 6 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर -11 मीटर डिस्प्लेसमेंट है बेटा, तो माइनस में हो सकता है। और ए वाई इक्वल्स टू -10, हमें टाइम निकालना, तो हम लोग लिखेंगे एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस 1/2 ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तो एस वाई कितना है -11, यू वाई 6 इंटू टी माइनस हो जाएगा 1/2 10 इंटू टी स्क्वायर, तो ये 5 कर दो। तो हमने कह दिया कि ठीक है भाई ये आ जाएगा 5t स्क्वायर माइनस 6t माइनस 11 इक्वल्स टू 0। तो हम लोग यहाँ देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। हाँ सर क्वाड्रेटिक बन गया। अब आगे बताओ। हमने कहा कि देख भाई हम लोग सीधा चले का नियम लगाए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सर b क्या है? हमने कहा कि t का कोएफिशिएंट, a क्या है? t स्क्वायर का कोएफिशिएंट, c क्या है जो कांस्टेंट है, यानी t इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माने 36 माइनस इसमें 11 माइनस है और इसका माइनस तो प्लस हो जाएगा 4ac 4 इंटू a कितना है 5 गुणे 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 2 इंटू 5 2a। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके आगे, तो आप लोग भी कैलकुलेट करिए और मैं इसको यहाँ पर बिठा रहा हूँ। इधर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए इधर वाला हम लोग जो डेटा लिखे थे ये हम लोगों को जानकारी हो चुकी है। तो t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, t इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस अंडर। पहले इसको 55 और 5 हो गए 20 हो गया ना, 20 हो गया, तो 2 का गुणा कर देंगे तो हमारे पास 220, तो 36 प्लस 220। देखो भाई 5 दूनी 10 110 और 10 का मतलब हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 10। अब मेरे प्यारे बच्चों इस चीज को अगर देखो इसको थोड़ा जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाएगा 256 6 प्लस माइनस अंडर रूट 256 डिवाइडेड बाई 10। ये जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं 256 किसका होता है, 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। तो 16 हम लोग ये कहेंगे t इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 16 बटे 10। माइनस में लिखेंगे तो माइनस आ जाएगा, माइनस नहीं होगा तो t इक्वल्स टू आ गया प्लस में, तो प्लस में लिखेंगे तो 6 प्लस 16 बटे 10। माइनस क्यों नहीं ले सकते हैं क्योंकि इस समय माइनस में नहीं हो सकता, तो ये कितना हो जाएगा 22 बटे 10 यानी t इक्वल्स टू हो गया 11 बटे 5 सेकंड। इतने सेकंड में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग t कैपिटल T लिख रहे हैं ना, तो कैपिटल T लिख लो, हर जगह कैपिटल T कर लेंगे। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना आ जाएगा 5/11 सेकंड। यह बात समझ में आएगा सही, 11/5 सेकंड, 5/11 सेकंड कह रहा 11/5 लिखे भाई, 11/5 सेकंड आ जाएगा। ये क्लियर। अब हम लोग कहें मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ सब लोग कि अगर हमसे रेंज पूछ ले, तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहे, रेंज बताइए। तो हमने टाइम निकाल रखा है, टाइम कितना आ गया भैया, टाइम हमारे पास आया है 11/5। हमने कहा ठीक है सर, यहाँ से यहाँ तक का ये रेंज r अगर हमें निकालना होगा तो तीसरा हम लोग यानी सी ऑप्शन का क्वेश्चन क्या है कि रेंज क्या होगा, तो रेंज r इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों ux into total time of flight capital T, ux into total time। तो ux कितना है भैया 8 into 11/5 यानी r इक्वल टू आ गया 88/5 मीटर।
ये बात ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया विद क्वेश्चन एग्जांपल। मेरे प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में इंक्लाइंटेड प्रोजेक्टाइल मोशन को समझने के लिए, उसके बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों।